मार्केट को लगातार 4 महीने से गिरता हुआ ही देख रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पीक पे इन्वेस्ट किया होगा। अब ऐसे जो निवेशक हैं पीक पे इन्वेस्ट करने वाले, उनको आप क्या सलाह देंगे? अगर मैंने ये तीनों चीजें मिला ली तो मुझे वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिर्फ सीज फायर के बाद की आई हुई तेजी है, तो क्या आगे मार्केट अभी और गिरने वाला है? कुछ भी हो सकता है शालिनी। मुझे आप ये बता दें कि इसको मानूं क्या, ये क्या क्रैश हुआ है मार्केट या करेक्शन आया था? बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में इस समय हमें स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये घबराने का समय है या पैसा बनाने का समय है? घबराने का समय नहीं है और ये पैसा बनाने का भी समय नहीं है, ये पैसा लगाने का समय। अभी मार्केट अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो क्या ये कंप्लीटली न्यूज़ ड्रिवन हो गया है? अचानक से कोई खबर आती है और मार्केट रिएक्ट कर देता है? ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस साल के तो सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अभी 9 महीने बाकी हैं। मार्केट में मात्र 13% स्टॉक अभी ऊपर हैं और बाकी सब गिरे हुए हैं। मुझे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस है, लेकिन मुझे कहाँ लगाना है और कैसे आगे बढ़ना है, फिर वो बताइए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी भारत से पैसा निकाल रहे हैं, पीछे तो हमने डेटा देखा, तो इसका मतलब उनका ट्रस्ट भी थोड़ा हमारे मार्केट पर डगमगाया हुआ है। तो जब एफआईआई पैसे बाहर निकाल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर फिर क्या करे? उसको तो लगता है कि भैया वो पैसे निकाल रहे हैं तो हम भी निकाल लें पैसा बाहर। आज की तारीख में लार्ज कैप सबसे सेफेस्ट बेट है। जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाया हुआ है, उनके लिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या? अगर मैं 3 फंड आपसे समझना चाहूं, मैं बहुत अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहती फंड्स, तो पहला तो आपने बता ही दिया है, फिर 2 और आप मुझे बताएं। कि मान लें कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, ये 1 लाख रुपए मुझे मार्केट में ही निवेश करना है, अब वो इसको किस ढंग से निवेश करेंगे? हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। लगातार बीते 4 महीने से निफ्टी टूट रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है, और जिस तरह से वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है उसको देख के लग भी नहीं रहा है कि भविष्य में एकदम से कुछ बहुत जल्दी अच्छा होने वाला है। ऐसे में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी पटरी से उतर चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पोर्टफोलियो का क्या होने वाला है, या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट कब उभरेगा, कब आपके पैसे अगर डूब चुके हैं तो वो वापस लौटना शुरू होंगे, ये सारी बातें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए ही है। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा सर। ये मैं आपको बताऊं कि अमित सर फैमिली वेल्थ एडवाइजर भी हैं, जहां हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो किस दिशा में आगे बढ़ना है बखूबी अमित सर समझाते हैं। पैसा बोलता है विद एसकेटी में आप पहले उन्हें देख भी चुके हैं। आज हमने उनसे पूछा कि ऐसे में जब गोल्ड भी नीचे, सिल्वर भी नीचे, मार्केट भी नीचे, प्रॉपर्टी का रेट भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये स्थिति कब तक रहेगी? और बताओ, मैं आपको पॉडकास्ट में जितनी चर्चा हुई है उसमें डेटा, फैक्ट्स, हिस्ट्री, चार्ट्स सबका इस्तेमाल करके अमित सर ने ये समझाया है कि स्थिति से उबर हम कब पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि हमारा जो पहला माइलस्टोन है 1 लाख सब्सक्राइबर का, अभी वहां पहुंचने में थोड़ी दूरी रह गई है, तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन वाला बटन, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मिलवाती हूँ आपको अमित कुकरेजा सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत मुझे लगता है मुश्किल वक्त में हमने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि 2025 में हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब जब 26 में हम घुस रहे हैं तो हम पैसा बनाएंगे, और कहीं नहीं तो सोना चांदी में तो पैसा हम बनाएंगे। लेकिन ये लगातार 4 महीने से मार्केट का टूटता चला जाना, और अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है आपसे बात करने का कि जितना डर हमारे अंदर है वो भी निकले, और आगे की स्ट्रैटेजी
हम बना भी पाएं। तो आज आप पूरी हेल्प करने वाले हैं हमारी। पूरा प्रयास रहेगा शालिनी मेरा कि जो भी बेस्ट कर सकते हैं वी विल शेयर। हाँ, अब पहला सवाल तो मुझे आप यही बताएं कि लगातार 4 महीने से मार्केट गिरता चला जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आई गेस टोटल सर ये 6% के आसपास टूट चुका है निफ्टी। देखिए इस साल में निफ्टी 15% डाउन जा चुका था और कल और परसों की रैली से अब वो मेरे ख्याल से 12% का डाउनफॉल है सिंस जनवरी 1st। हम कल परसों की जगह सर अभी डेट भी बता दें व्यूअर्स को, क्योंकि हम 2-3 दिन बाद इसको रिले करने वाले हैं। तो मतलब हम वेंसडे और थर्सडे की बात कर रहे हैं, 8th और 9th अप्रैल 2026। जी सर जी। और जो हम ऑब्जर्व किया है ना हमने मार्केट में, इसको बेयर मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिबाउंड। यानी कि ये रिबाउंड लॉन्ग टर्म रिबाउंड नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। ये एक छोटा सा वॉर में एक सीज फायर आया है जिसकी वजह से एकदम से मार्केट में उछाल आया है। ये सस्टेनेबल है कि नहीं ये खाली वक्त बताएगा। और मैं बहुत अच्छे से याद कर रहा हूँ कि दिसंबर में जब मैंने आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया था तब हमारा डिस्कशन था गोल्ड एट इट्स पीक, सिल्वर एट इट्स पीक, कैपिटल मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ टॉप पे है, तो फिर अंडर वैल्यूड क्या है जो हमें भी बाय करना चाहिए। और आज सब हमें अंडर वैल्यूड दिख रहा है। हाँ। तो ऑडियंस को और व्यूअर्स को हमें यही मैसेज कम्युनिकेट करना है। और हम लोग बहुत लकी हैं शालिनी कि आपके पॉडकास्ट में 4 महीने के दौरान ही हमने पीक भी देखा और बॉटम भी देखा, और हम वापस मार्केट को उछलता हुआ भी देख रहे हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ एक रिफ्लेक्सिव रिबाउंड है, एक लॉन्ग टर्म रिबाउंड नहीं है। तो काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है। हमको ये समझना है कि इस चेंजिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में, जो कि ग्लोबल है और नेशनल भी है, इन्वेस्टर का माइंडसेट और इन्वेस्टर का फोकस कहाँ रहना चाहिए। लेकिन आपकी बात से फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सिर्फ सीज फायर के बाद की आई हुई तेजी है तो क्या आगे मार्केट अभी और गिरने वाला है? कुछ भी हो सकता है शालिनी। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी सीज फायर चलता रहेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी सीज फायर टूट जाएगा और वापस युद्ध चालू हो जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी कि बिल्कुल युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है युद्ध का वापस चलना बहुत कम प्रोबेबल है और युद्ध का ख़त्म हो जाना वो भी बहुत कम प्रोबेबल है। जो बीच की सिचुएशन है कि सीज फायर चलता रहेगा, कभी रुक जाएगा, कभी कंडीशंस ऑल्टर हो जाएंगी, कभी रीनेगोशिएशन होगा, उस फेज़ में आगे पीछे होता रहेगा। तो मार्केट आपको वापस नॉर्मलाइज होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगले कम से कम 3-4-5 महीने में। लेकिन रेंज बाउंड रहेगा और इसका एग्जैक्ट आंसर हमें तभी मिलेगा जब हमें वॉर सिचुएशन का एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। उस सिचुएशन में पेट्रोल का प्राइस क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि 60% ऑफ द एनर्जी इन द वर्ल्ड इज स्टिल ऑयल एंड गैस। राइट। अगर 60% आपकी एनर्जी ऑयल एंड गैस से आ रही है और वही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो मार्केट नॉर्मलाइज होने में टाइम लेगा। तो मैं पहले तो मुझे आप ये बता दें कि इसको मानूं क्या, ये क्या क्रैश हुआ है मार्केट या करेक्शन आया था? देखिए ये क्रैश नहीं है, लेकिन एक स्टीप करेक्शन है और एक ये बहुत हेल्दी करेक्शन है। इसकी एनालॉजी में तुलना जो है सिंपल हेल्थ कंडीशन से करना चाहता हूँ। जब आपको वायरल फीवर होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है तभी वो इन्फेक्शन बढ़ता है। लेकिन आप मेडिसिन लेते हैं और वापस अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं और वो इन्फेक्शन चला जाता है, राइट? ठीक उसी तरह ये जो है, ये सिचुएशन एक इम्यूनिटी एनहांसर सिचुएशन है हमारे कंट्री के लिए। और आपको मैं ये बहुत पॉजिटिवली बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हमारी कंट्री की लीडरशिप ने इस क्राइसिस को जैसे टैकल किया है वो काबिल तारीफ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और आरबीआई ने जिस तरह से इंटरवेंशन की है और अपने नॉर्मल कॉमन लोगों को जो बचा के रखा है वो काबिल तारीफ़ है। इट्स अमेजिंग, इट्स हैट्स ऑफ टू दिस लीडरशिप। तो ये चलेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट द गुड न्यूज़ इज़ हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे पहुंच गए हैं इंडेक्स में, और इस वक्त जो टिका रहेगा, जमा रहेगा और ख़रीदेगा, वो एक नया पौधा लगाएगा जो उसको बहुत अच्छा पावर ऑफ कंपाउंडिंग और बहुत अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म। मैं बहुत आम भाषा में अगर सर बोलूं तो क्या होता है, मार्केट में जब कोई चीज़ बहुत सस्ती आ जाती है तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। जी।
अब क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, अप्रैल है, मार्केट में आम आने शुरू हो चुके हैं, पर क्योंकि हर किस्म का नहीं आया है और जो मिल रहा है वो बहुत महंगा है, तो अभी तो सब नहीं खरीद रहे होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगता है जब बिल्कुल पीक टाइम आएगा और बहुत सस्ते में आपको मैंगो मिलने शुरू हो जाएंगे, तो शायद उसकी खपत बढ़ जाएगी, लोग खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। अब आपने कहा कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में इस समय हमें स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये घबराने का समय है या पैसा बनाने का समय है? ये घबराने का समय नहीं है और ये पैसा बनाने का भी समय नहीं है, ये पैसा लगाने का समय है। दिस इज़ लाइक प्लांटिंग अ ट्री, राइट? अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ मेरे सामने ओपन है, अगर स्क्रीन शेयरिंग होगी तो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो शालिनी, अगर इस ग्राफ को अगर हम देखें तो जो एवरेज निफ्टी की वैल्यू है पिछले 20 साल से, वो एवरेज वैल्यू 19 के आसपास है। और ये पहली बार हुआ है इन लास्ट 6 ईयर्स कोविड के बाद कि हम उस एवरेज वैल्यू को, निफ्टी की एवरेज वैल्यूएशन 20 के नीचे गई है। और ये मैं आपको डेटा दे रहा हूँ पिछले हफ्ते का, जब हमारा निफ्टी इंडेक्स 22,500 के आसपास चला गया था। अब तो वो रिफ्लेक्सिव रिबाउंड फेज में आ गया है, तो वो वापस 24,000 पे चला गया है। तो ये जो समय है, ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ये डेटा बोल रहा है। हम इस चीज़ को भी बहुत क्लियरली रखेंगे कि ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक डेटा बेस्ड सजेशन है और डेटा बैक्ड इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं। दूसरा ग्राफ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा स्टॉक मार्केट का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो ग्रोथ इंडिया ने दी है वो वर्ल्ड में किसी और कंट्री ने नहीं दी है। डिस्पाइट वॉलेटिलिटी, आप देखिए किस तरह 2014 से लेके 2026 तक हमारा जो मार्केट है वो एक रॉकेट की तरह भागा है। ये एक मैच्योर इकोनॉमी का इंडिकेशन है, ये एक सिक्योर सुपीरियर इमर्जिंग इकोनॉमी का इंडिकेशन है, ये एक ऐसे कंट्री का इंडिकेशन है जिन्होंने फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में। ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि घबराने का समय नहीं है, ये पैनिक करके एग्जिट करने का समय नहीं है। और एक और ग्राफ में जो ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूँ, ये वाला ग्राफ देखिए। ऑफ कोर्स क्रेडिट टू वाइट ओक एंड डीएसपी नेत्रा जिनकी रिसर्च रिपोर्ट मुझे आती है। इसमें आप देखिए सिंस 2000 टिल 2026 ऐसे कितने साल हैं जिस साल मार्केट नीचे गिरा और साल में भी आपने पैसा नहीं बनाया, मतलब आपका पूरे साल का रिटर्न नेगेटिव था और उस साल मार्केट भी गिरा। तो 1 2 3 4 और ये 5, सिर्फ 26 साल में ऐसा 5 बार हुआ है कि जिस साल मार्केट गिरा है और आपने साल में पैसा नहीं बनाया। लेकिन ये साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इस साल के तो सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अभी 9 महीने बाकी हैं। हो सकता है ये साल भी वापस उन सालों की तरह हो जो 20 बार से ज़्यादा हुआ है, जब मार्केट तो गिरा लेकिन साल में आपने पैसा बनाया। तो यहाँ पे जो ग्रीन बार है वो ये बताता है कि उस साल आपने कितना पैसा बनाया, और जो ब्लू बार है वो ये बताता है कि उस साल कितना मार्केट गिरा। तो मैं तो एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और मैं एक कॉशियस ऑप्टिमिस्ट हूँ, और मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ, आप और मैं जिसमें बैठे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। जिस तरीके से हमने ये क्राइसिस हैंडल किया है, हमें लगता है हम एक सेफ हैंड्स में हैं और हमें ये पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, प्रोवाइडेड हमारे पास कम से कम 5 साल का होराइजन है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल तक मार्केट में रहेगी एटलीस्ट, अगर उसके ज़्यादा रहेगी तो ऑफ कोर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और फिर वो जो आम खाने का समय आएगा वो 5 साल के बाद आएगा। फिर आपके पास वैरायटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी, और थैंकफुली आपके पास वो बहुत सारे लक्ष्य होंगे जिनको आप फुलफिल करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स आज कर रहे हैं। शुरू में आपने कहा था सर कि 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है और उसके होने की संभावना कितनी है वो आप नहीं बता सकते, बट ये जो 26 ईयर का मैं डेटा देख रही हूँ और आपने बताया कि इसमें सिर्फ हमारे पास 5 साल ऐसे रहे जब मार्केट से हम नहीं कमा पाए, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर मैं चेक करूं तो मतलब 21 टाइम्स तो हमने कमाया। बिल्कुल। और कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो इसकी संभावना फिर ज्यादा बन रही है कि इन फ्यूचर भी जो हमारा ग्राफ रहेगा वो शायद कुछ इसी तरह का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 चीज़ें और मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना लैपटॉप खोला है और रिसर्च रिपोर्ट्स खुली हुई हैं। आप ये वाला डेटा देखिए, हमारे पास
मार्च जो था चौथा कंसेक्यूटिव महीना था जब मार्केट फॉल हुआ इंडेक्स। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर आप ये इंडेक्स देखें तो पिछले 25 से 30 सालों में सिर्फ 7 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट कंटिन्यूअसली 4 महीने तक डिक्लाइन हुआ है। ओके। ठीक है, इसकी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, जब मार्केट 4 महीने या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुआ है उसके बाद जब मार्केट ने रीबाउंड मारा है तो उसने करीब 3 महीने में 12% का भी रिटर्न दिया है, 6 महीने में 22% का भी रिटर्न दिया है और 1 साल में 40% तक रिटर्न दिया है। माय ये गॉड। मार्केट ऊपर जाएगा तो अभी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे है। जो हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा है, जैसे आप बोल रहे थे कि हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, बट हम इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट नेसेसरली गेट रिपीटेड इन द फ्यूचर, बट Right. देयर इज इनफ डेटा कि हम एक बहुत ही रेयर सिचुएशन में हैं जहाँ पे परचेजिंग बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे हो सकती है और रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वॉर सिचुएशन को अगर लिंक करेंगे तो शायद हमारे आंसर्स में कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बट वी आर इन अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। अभी मार्केट अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो क्या ये कंप्लीटली न्यूज़ ड्रिवन हो गया है, अचानक से कोई खबर आती है और मार्केट रिएक्ट कर देता है, या अभी भी आपको लग रहा है कि मार्केट पहले जैसे ही चल रहा है? देखिए, मार्केट बहुत ही नैरेटिव ड्रिवन हो गए, न्यूज़ से नैरेटिव बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे फिनेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, क्या वो काबिल हैं हमें नहीं पता, लेकिन लोग उन लोगों को सुन के अपने निर्णय लेते हैं। तो नैरेटिव ड्रिवन मार्केट में आपको ये देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कितना क्रेडिबल है, कितना रिसर्च बेस्ड है और वो उसमें कितना कन्विंसिंग डेटा है कि आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकें। एक ग्राफ मेरे सामने खुला हुआ है, ये है विक्स, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 25 क्रॉस कर चुका है, मार्च में तो वो 28 भी क्रॉस कर चुका ये था। क्या होता है इंडेक्स? वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज लाइक अ थर्मोमीटर इन द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। वो आपको ये बताता है कि इस समय मार्केट में कितना पैनिक है। अच्छा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई वॉलेटिलिटी बताता है और हाई वॉलेटिलिटी तब होती है जब लोग फ्यूचर को लेके पेसिमिस्टिक होते हैं और वो एग्जिट करते हैं और वो कन्विंस नहीं होते। तो जब भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स 15 और 25 के बियॉन्ड जाता है वो ये दर्शाता है कि पैनिक है, देयर इज़ नो कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। और अगर वो 15 के नीचे होता है वो ये दर्शाता है कि आप बहुत बुलिश हैं, आपको लगता है हमेशा आप पैसा बनाते रहेंगे। तो ये जो इंडेक्स है, हाँ। ये आपका एक एनर्जी इंडेक्स है जो ये बता रहा है कि घबराहट है, लेकिन आपके पास डेटा है जो ये बता रहा है कि ये टाइम है पैसे लगाने का। तो आप इसको देख के डिसीजन ना लें, लेकिन आप उन डेटा के पॉइंट्स को देख के डिसीजन लीजिए कि आप अब बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे हैं और अब आप पैसे बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इससे मुझे एक चीज और समझ में आई, क्योंकि ये इंडेक्स 25 क्रॉस कर चुका है, जी। मतलब मार्केट में घबराहट है जी। और इस मार्केट में वही इस समय घुसा हुआ है जो मेरा दर्शक भी है। तो मतलब उसके अंदर भी घबराहट है। ये जी। वही लोग हैं ना जैसे इस समय जी। आपको देख रहे हैं और वही इस ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है। जी। तो मतलब मेरा व्यूवर जो आपको देख रहा है उसके मन में घबराहट है, जी। लेकिन क्योंकि आपने डेटा बता दिया है सर, तो जी। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो घबराहट शायद धीमे धीमे निकलना शुरू होगी। ये 25 से शायद 22 आए, 20 आए, 15 आए, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश हमारी कामयाब हो, हम वही चाहते हैं। हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स आपको मिलेंगे एज एन इन्वेस्टर। आपको वॉर की न्यूज़ मिलेगी जो घबराहट बढ़ाएगी, विक्स का नंबर हाई मिलेगा जो आपकी एंग्जाइटी और घबराहट बढ़ाएगा, लेकिन आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का डेटा भी मिलेगा जो ये बताएगा कि निफ्टी इस समय बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे, जो ये बताएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए, उतना नहीं जितना लार्ज कैप इंडेक्स है, जो ये बताते हैं कि इस समय जो भी फॉलिंग मार्केट है अब ये रिबाउंड करेगा क्योंकि 4 महीने का कंसेक्यूटिव फॉल आ गया है। तो ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स आते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको आपके मकसद तक लेके जाएगी, वो है आपका कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, आपने ये साइकिल्स पहले भी देखी हैं, तो आपको पता है कि ये सब टेम्पररी है, 4-6 महीने में चला जाएगा। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपकी एंग्जाइटी रहेगी, तो उनको मैं बोलूँगा मार्केट्स में पैसे ना लगाएं, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, तब तक पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए।
और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब ठीक आप बात। वापस में मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए। अब एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ कि ये विक्स इंडेक्स में देखती रहूं हमेशा, और आपने कहा 15 के नीचे ये जब जब होता है तो इसका मतलब मार्केट बुलिश रहता है। तो क्या इस इंडिकेशन के साथ और इस इंडेक्स को चेक करके मैं जब ये पाऊं कि मार्केट अभी बुलिश है, ये इंडेक्स 12 बता रहा है, 13 बता रहा है, 14 बता रहा है, तो क्या मैं अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ? तो मैं आपको एक करेक्शन करूंगा, ये जो इंडेक्स है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये आपको सेंटिमेंट दिखाता है, इसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। अच्छा, ये आपको सिर्फ मुझे ये लगा कुछ मिल गया मुझे। नहीं, जो आपको जो मिलना था वो मैंने पहले कवर कर लिया कि हम बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गए हैं, निफ्टी के एवरेज जो चल रहा है उसके आसपास आ गए हैं, और हमारे पास 4 महीने का कंसेक्यूटिव फॉल आ गया है। अब रिकवरी है, अब यू टर्न होगा, ये है विक्स जो है। ये आपका सेंटिमेंट इंडिकेटर है, ये दर्शाता है कि इन्वेस्टर इस समय क्या सोच रहा है। तो जो इस समय घबराया हुआ है वो हमें ये बता रहा है कि लोग घबराए हुए हैं, वो शायद नहीं टिकेंगे लॉन्ग टर्म और वो पैसा निकाल देंगे। जब ये 15 से नीचे जाएगा तो हमें ये बताएगा कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट है मार्केट को लेके, चाहे वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, अनरीजनेबल हो, और वो ये बताएगा कि इन्वेस्टर इन जनरल इज ओवर कॉन्फिडेंट और वो पैसा लगाता रहेगा। उस वक्त आपको शायद पैसे लगाने नहीं है। तो ये इन्वेस्टर के सेंटिमेंट का इंडिकेटर है, न कि मार्केट वैल्यूएशन का या इस बात का कि मार्केट अब अट्रैक्टिव है या नहीं। अब मुझे ये तो मालूम चल गया कि मार्केट अट्रैक्टिव प्राइस पे है, जी। लेकिन मुझे अब क्या करना है वो आप मुझे बताएं, और खासकर ये भी कि मैं तो हमेशा गलती स्टॉक सेलेक्ट करती हूँ, गलत जगह ही पैसा डालती हूँ। वो चाहे सिप करने वाले हैं तो वो भी बेहतर बताएंगे, क्योंकि अभी भी जो हम डेटा देख रहे हैं सर, तो वो ये बता रहा है कि मार्केट में मात्र 13% स्टॉक अभी ऊपर हैं और बाकी सब गिरे हुए हैं। बिल्कुल। अब सवार सब यही 13% पे होना चाहते हैं कि भैया जो ऊपर वाला है वही हमें भी मिल जाए। तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में अट्रैक्टिव प्राइस है, लेकिन मुझे कहाँ लगाना है और कैसे आगे बढ़ना है, फिर वो बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल स्टार्ट विद पुटिंग 2 और 3 फंडामेंटल रूल्स जो वॉरेन बफेट ने बोला है। 2 रूल, पहला सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा रूल नंबर 1 को ना भूलें। अच्छा, हाँ। राइट। तो आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल, इट्स अ हार्ड अर्न मनी। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करके अपने देश को यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम पैसे से जुआ नहीं खेलना चाहते, हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें टैक्स एफिशिएंसी उसके बाद नेक्स्ट ज़रूरी है। तीसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर मैंने ये तीनों चीज़ें मिला ली तो मुझे वेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। राइट। तो अब मैं पैसा कहाँ लगाऊं और कितना लगाऊं और कैसे लगाऊं? सिंपल, आपने इसमें जो आपका ड्राइविंग फिलॉसफी है, इन्वेस्टिंग फिलॉसफी, भी होना चाहिए एसेट एलोकेशन, कि अगर मेरे पास 100 रुपये है ना, मैं 80 रुपये इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में रखना चाहती हूँ, 10 रुपये गोल्ड एंड सिल्वर में, या 10 रुपये फिक्स्ड इनकम पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको ऐसा करना चाहिए, सबका अपना अपना एक टेम्परामेंट है। तो क्योंकि सबके पास इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस अलग है, सबके पास होराइजन अलग है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, मतलब 7 साल से ज़्यादा, तो आप अपने 100 रुपये हमेशा कैसे बना के इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए, आपको 15% गोल्ड एंड सिल्वर रखना है, 15% फिक्स्ड इनकम रखना है, और 70% इक्विटी रखना है, या आपको इसके अलावा कोई और रेशियो रखना है। तो आपको चेंज कब करना है? चेंज वॉर की वजह से नहीं करना, चेंज मार्केट की अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की वजह से नहीं करना। चेंज तब करना है जब भी आपके ये रूल में इक्विटी अगर 70% से घट के 55% हो जाए तो इक्विटी को टॉप अप कीजिए, फिक्स्ड इनकम 10% से बढ़ के 15 हो जाए तो फिक्स्ड इनकम को सेल कर दीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर 15% से कम हो जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर को टॉप अप कीजिए। तो आप अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से डिसीजन लीजिए, और विद इन इक्विटी आपको स्टॉक्स में लगाना है कि म्यूचुअल फंड में लगाना है, कौन से लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में, वो डिसीजन आप अपने एक किसी प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करके वो लीजिए, और अपने इस रूल को बरकरार रखिए। उसमें आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। स्टॉक्स में मुझे लगता है कि स्टॉक्स में स्टडी बहुत करनी पड़ती है। स्टॉक्स में आपकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अप्लाई करना पड़ते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो स्टॉक्स लगाइए, वरना ये सारे डिसीजन फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए और आप बहुत अच्छे
इंडेक्स या एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर ETF फॉर्म में लीजिए, फिक्स्ड इनकम डेट फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाइए और एक फिक्स एलोकेशन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को रिव्यू करते रहिए और चेंज करते रहिए बेस्ड ऑन मार्केट विच इज गेटिंग चेंज बेस्ड ऑन द वॉर सिचुएशन। लेकिन मेरा व्यूवर तो आपको इसलिए सुन रहा है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं जी। और आपके बताने से मैं कहीं अगर निवेश कर पाऊं जी। तो आपका फेवरेट क्या है? ये मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, हम हर बार देते हैं कि ये मैं अमित सर से इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि बस उन्होंने बताया और आपने पैसा लगा दिया। ये बस एक तरह से मैं कह सकती हूँ हम रोड मैप देने की कोशिश करते हैं। मैं वजह के साथ समझना चाहती हूँ सर कि अगर आप किसी फंड में आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा आगे कर सकता है तो क्यों, उसके पीछे वजह क्या है और क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए सिंपल है, अगर किसी के पास 100 रुपए हैं जो आज इन्वेस्ट करना चाहता है और हमारे पास थैंकफुली पिछले 4 महीने का इतना इंटरेस्टिंग डेटा है सिंस द पॉडकास्ट वी स्टार्टेड डूइंग इन दिसंबर, उस डेटा से ही हमको समझ में आ गया है कि किसी भी एक चीज़ का एक्सेस होना हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमको मिक्स्ड बैग रखना है। हमने गोल्ड एंड सिल्वर में भी देखा, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के दोनों के बीच में मुझे गोल्ड ज़्यादा रिलायबल लगता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं। वो गोल्ड क्यों एक्यूमुलेट करते हैं? क्योंकि वो अगर इंडिया से कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं ना, तो या तो वो डॉलर में करना चाहते हैं या गोल्ड में करना चाहते हैं, वो इंडियन रुपी में नहीं करना चाहते। तो गोल्ड का एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए हमें गोल्ड रखना पोर्टफोलियो में बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ रेजिलियंस और हेजिंग देता है। सिल्वर थोड़ा सा रिटर्न किकर दे देता है क्योंकि सिल्वर में हमने बहुत उछाल देखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप, फ्लेक्सी कैप फंड्स रख सकते हैं, लार्ज कैप इंडेक्स रख सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप अगर आपके पास अच्छा होराइजन है और थोड़ा सा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी एलोकेशन रखिए, 15 से 20% गोल्ड एंड सिल्वर का एलोकेशन रखिए, बाकी लार्ज कैप इंडेक्स फंड रखिए। और अगर आप थोड़े घबराए हुए इन्वेस्टर हैं तो आप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप की जगह हाइब्रिड फंड्स रखिए, जहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के बेसिस पे फिक्स्ड इनकम और इक्विटी एलोकेशन बना के रखता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में किसी को भी रेकमेंड नहीं करता। ऐसे समय में जब फॉरेन इन्वेस्टर भी भारत से पैसा निकाल रहे हैं, पीछे तो हमने डेटा देखा, तो इसका मतलब उनका ट्रस्ट भी थोड़ा हमारे मार्केट पर डगमगाया हुआ है। तो जब FII पैसे बाहर निकाल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर फिर क्या करे? उसको तो लगता है कि भैया वो पैसे निकाल रहे हैं तो हम भी निकाल लें पैसा बाहर, और वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर जब निकालता है सर तो मार्केट तो डाउन होता है जी। तो जो वो कर रहे हैं वो हम ना करें? जी, गुड पॉइंट। सितंबर 21 में अगर आपका कोई पोर्टफोलियो US डॉलर टर्म्स में X था तो आज 5.5 साल के बाद या 4.5 साल के बाद जो भी है, सितंबर 21 से लेके आज तक जो भी पीरियड है, उस इन्वेस्टर ने जिसने US डॉलर में इंडिया में पैसा लगाया था कुछ नहीं कमाया, उसने कुछ भी नहीं कमाया। अब इसके दो पहलू हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव, अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में, आपने कुछ नहीं कमाया, बैड न्यूज़, इंडिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसका प्राइमरी रीज़न क्या था? डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपी इतना डिप्रिशिएट कर गया कि अगर मार्केट ने रिटर्न दिया भी तो डॉलर का रुपी डिप्रिसिएशन उस रिटर्न को खा गया, ख़त्म हो गई बात। अब इस चीज़ का पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि अगर तब से लेके अब तक नहीं कमाया तो अब ये अच्छा एंट्री पॉइंट है एक डॉलर डिनोमिनेटेड इन्वेस्टर के लिए, तो ये एंट्री पॉइंट है। लेकिन हम खुद को डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो में क्यों असेस करें? हम तो इंडिया में रहते हैं ना, हमारे लिए तो इंडियन रुपी में जो भी पैसा बन रहा है वो मैटर करता है। डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो तब मैटर करता है जब आपका कोई ऐसा गोल है जिसके लिए आपको किसी चीज़ के लिए पैसा डॉलर्स में चाहिए, जैसे आपके बच्चे का एजुकेशन, आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, या आप खुद बाहर रहना चाहते हैं, या आप खुद बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं क्योंकि मुझे वेकेशन और मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। तो ये 3-4 गोल होते हैं, तब आपको डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो रखना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो रखने का। अगर आप INR की लैंडस्केप में हैं तो आप INR में सोचिए और ये देखते रहिए कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रहा है और आप अपने कैसे एक एलोकेशन को मेंटेन कर रहे हैं।
मैंने पीछे बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें ये कहा गया है, एक नहीं अनेकों हैं, इसलिए नाम में जी क्या ही लूं, कि अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा और जी $100 प्लस भी अगर रहा जी तो भी हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, तो भी शायद हम मंदी की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत लंबा अगर ये रहता है तो शुरुआत अमेरिका से होगी, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, जी यूरोप, और फिर उसके बाद भारत तक भी मंदी जरूर आएगी। जी तो मैं अगर ये मान के चलूं कि ये वॉर लाइक सिचुएशन अगर थमती भी है पर ट्रम्प साहब फिर कहीं और हमला कर देते हैं जी और क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता रहता है, जी तो क्या हम जितनी बात कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी? इसके लिए मैं अपने ऑडियंस का अटेंशन इस बात पे लेके लाना चाहता हूँ कि हमने इस क्राइसिस को कैसे टैकल किया है। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। वो रिजर्व्स इतने हैं कि हमारे पास आई थिंक 12 से 15 महीने का कंटिजेंसी फंड है। और जब मैं हमारे पास बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और आरबीआई ने बहुत अच्छे से हमारी लिक्विडिटी को बना के रखा है डॉलर टर्म्स में। आप देखिए क्रूड 120, 125, 130 जितना भी हुआ, उसको पास ऑन नहीं किया आपको और राइट मुझे। हम तो आज भी उतने का ही पेट्रोल खरीद रहे हैं जितना दिसंबर में खरीद रहे थे, राइट। पर उन्होंने एक्साइज कम कर दिया, उन्होंने इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो इतनी काबिलियत जो हमारी कंपनी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाई है, आई थिंक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन सेफ हैंड्स, जैसे मैंने शुरू में बोल रहा था। और जो रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक टाइज हैं, आप देखिए हमारे शिप्स नहीं रुके, हम लोगों ने फिर भी अपना रास्ता बना के रखा हुआ है और ओपन रखा हुआ है। ये एक डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमने इस क्राइसिस को जैसे हैंडल किया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सिचुएशन ख़राब होगी, मुझे लगता है कि हमारी सिचुएशन अच्छी रहेगी और इम्प्रूव करेगी, क्योंकि ये जो है ये एक नैरेटिव है ग्लोबल टेंशन का जो लोगों में घबराहट दे रहा है। लेकिन फंडामेंटली इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं और काफ़ी सेफ हैं। एंड आई होप कि हम इस सेफ्टी लेवल को और अच्छे करेंगे, क्योंकि हर एक एक्सीडेंट आपको कुछ नया लेसन तो सिखाता ही है। ठीक तो है। ये वॉर एक एक्सीडेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए जो हमको लेसन सिखा चुका है। एंड आई एम श्योर हम अच्छे रास्ते पे हैं। नहीं, ये आपने बहुत सही बात कही सर, और मैं अपने व्यूअर की भी राय जानना चाहती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें, वहां पे भी ऑयल प्राइस जैसे हाइक हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, या हम दूर बैठे अमेरिका को देखें, वहां पे भी इन्फ्लेशन आना शुरू हो चुका है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, और वहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन हम जस के तस हैं, हमारे ऊपर कोई अभी तक फर्क नहीं पड़ा है। तो ये डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और अगर आप भी सहमत हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और सरकार की आप चाहें तो तारीफ भी कर सकते और हैं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि हम गोल्डी लॉक्स एरा में हैं। गोल्डी लॉक्स एरा वो होता है जब आपकी ग्रोथ अच्छी है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, राइट। तो हमारी लास्ट ईयर ग्रोथ 7+% थी जीडीपी ग्रोथ, और हमारे इन्फ्लेशन 4% से कम था। जब ये फेज़ बना होता है, और ये एक अच्छी लीडरशिप का संकेत होता है कि 7% की ग्रोथ है और इन्फ्लेशन 4% से कम है, ये गोल्डी लॉक्स एरा है। बहुत कम देशों में इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट, बहुत कम देशों में। अगर हम ये बना के रखें तो भी हम अच्छे हैं। हमारा अगर कल का जो आरबीआई मीटिंग था वेडनेसडे को, उसमें क्या निकला, जीडीपी ग्रोथ 7% के बजाय आई थिंक उन्होंने फोरकास्ट किया 6.8 या 6.9, और इन्फ्लेशन 4% के बजाय उन्होंने फोरकास्ट किया 4.5 या 4.6। हाँ, राइट। वी स्टिल हैव अ पॉजिटिव, हमारी ग्रोथ अभी भी इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि वी आर इन सेफ हैंड्स एंड वी आर टैकलिंग दिस वेरी नाइसली। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट रिज्यूम और स्टार्ट करने का समय है, एग्जिट करने का बिल्कुल समय नहीं है। बट हाँ, होल्डिंग पीरियड आपका लंबा होना चाहिए। फिर भी मैं अगर ये मान लूं कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, और मुझे पता भी नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जी मुझे नहीं पता कि ये वॉर कितनी चलेगी, क्योंकि अभी सर और बैठ के हैं, अभी तो 2 हफ्ते का सीज फायर है, वो भी टिक नहीं पा रहा है ठीक से। Correct. तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं बिल्कुल भी रिस्क ना लेना चाहूं, तो क्या आज की तारीख में लार्ज कैप सबसे सेफेस्ट बेट है? तीनों मार्केट कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, द मोस्ट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इज इन लार्ज कैप। और अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन में अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, माइंड स्पेस नहीं यूज़ करना है, आप प्लीज़ निफ्टी इंडेक्स में लीजिए। आप पैसिव फंड्स, निफ्टी इंडेक्स फंड होता है, सेंसेक्स इंडेक्स फंड होता है, उनमें पैसे लगाइए, और हाँ कंटिन्यूसली लगाते रहिए। मतलब लमसम मत कीजिए।
अगर आपकी कुछ कैपेसिटी है उसको स्टैगर कर दीजिए, आप हर हफ्ते उसको ऑटोमेट कर दीजिए, आप खरीद रहे, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी चलेगी। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वॉर ख़त्म हो सकती है, वॉर बढ़ सकती है, या ट्रूस का रास्ता, मतलब जो भी ये सीज़ फायर है, नेगोशिएशन है, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता रहेगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पे, एंड कि ये लगाने का टाइम है, निकालने का टाइम नहीं है, अगर आप ये करते रहेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे 2 और फंड्स के नाम पूछना चाहूँ, क्योंकि सर मैंने ऐसे बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो देखा है जी। जिन्होंने कहीं पे सुन लिया कि अगर तुम बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो, दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, तो तुम निफ्टी 50 वाले जो भी फंड्स हैं उनमें पैसा लगा दो। जी। मैंने उनके पोर्टफोलियो में देखा 3-3 फंड उन्होंने ले रखे हैं। जी। तो क्या एक ही लाइक निफ्टी 50 का या सेंसेक्स के मैं 3-3 फंड्स ले लूँ, वो ठीक है क्या? या अगर मैं 3 फंड आपसे समझना चाहूँ, मैं बहुत अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहती फंड्स, जी। तो पहला तो आपने बता ही दिया है, जी। फिर 2 और आप मुझे बताएं। तो अगर आपका थोड़ा सा भी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो एक और फंड है निफ्टी 500 वैल्यू 50, राइट। तो ये निफ्टी के 500 कंपनी का जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उसमें से जो वैल्यू परचेज 50 कंपनी है, ये वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक ये आपका क्योंकि ये वैल्यू एल्गोरिदम पे बेस्ड है, दूसरा इसमें 500 कंपनियों का स्पेक्ट्रम आ जाता है, तो ये एक अच्छा फंड है। और एक अच्छा सा एक्टिवली मैनेज्ड फंड ले सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, ICICI फ्लेक्सी कैप है। इनमें जिनका परफॉर्मेंस आपको इम्प्रेसिव लगता है, किसी एक फ्लेक्सी कैप में फ़ंड लगा सकते हैं, एक इंडेक्स, 2 इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, एक निफ्टी 50 और एक निफ्टी 500 वैल्यू 50। इन तीनों में आप सिस्टमैटिकली पैसे लगाते रहिए, आई एम श्योर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा जो निफ्टी के रिटर्न से बेहतर होगा 5 साल के बाद। वो लोग जिन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाया हुआ है, उनके लिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो? वो लोग भी एक अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर में नहीं। मैं बीच में आपको डेटा के बेसिस पे बोल रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना लार्ज कैप का है। बट अगर आपने मिड कैप में पैसा लगाया है, मेरा सजेशन उनको ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में लगाएं, राइट। तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एक बहुत अच्छी कॉल लेता है किस में रखना है, किसको सेल करना है। तो वो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड आपका बेटर रिटर्न देगा रादर देन कोई पैसिव फंड जो मिड कैप इंडेक्स को या स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है या उसमें इन्वेस्ट करता है। क्योंकि अभी तो हम मार्केट को लगातार 4 महीने से गिरता हुआ ही देख रहे हैं, पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पीक पे इन्वेस्ट किया होगा, और शायद 2 साल पहले जब हम देख रहे थे कि मार्केट लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था, तो फोमो में आके बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। अब ऐसे जो निवेशक हैं पीक पे इन्वेस्ट करने वाले, उनको आप क्या सलाह देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर मेरे पास एक डेटा बेस्ड आंसर है। जो भी अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सेंसेक्स में पिछले 35 साल में जिसने भी सेंसेक्स के 52 वीक हाई पे हर साल 1 लाख रुपए लगाया, तो 35 साल में 35 लाख रुपए लगाया। 52 वीक हाई मतलब कि पीक पे ख़रीदा, और वो बहुत, उसने अपने आप को शायद तारीफ़ नहीं की या उसने रिग्रेट किया कि ये मैंने क्या कर दिया। उस इन्वेस्टर ने स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 35 साल में 52 वीक हाई पे हर साल 1 लाख रुपए लगाया, वो आज 3.25 करोड़ एक्यूमुलेट करके बैठा है। माय गॉड। ये तो है सिर्फ इंडेक्स की कैगर, कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट। अगर आप टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें, मतलब कि उसमें जो उसने डिविडेंड रिसीव किया उसको भी रीडिप्लॉय किया, तो वो 5 करोड़ एक्यूमुलेट करके बैठा है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप एनुअल कंपाउंडिंग से कर लीजिए, ये फैक्ट है। तो आप प्लीज़ पीक पे भी अगर लगाया है और आपके पास होल्डिंग पीरियड बहुत अच्छा है और आप होराइजन 25-30 साल का है, देयर इज़ नो वे। ये वाला ग्राफ आप अगर देखें जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है, ये हमारी ग्रोथ स्टोरी है। तो 52 वीक हाई का इन्वेस्टर लाख रुपए साल 35 साल से अगर 5 करोड़ 3 से 5 करोड़ बना सकता है,
तो कोई भी इन्वेस्टर इस इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग में पैसा कैसे नहीं बना सकता। एंड वी आर पॉइज्ड फॉर फिनोमिनल ग्रोथ, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वी आर नंबर 4 जीडीपी वाइज। इंशाल्लाह हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2028-29, विच इज़ number 3 global Right. economy with young population at work, with so much of IT work coming to India. मतलब हो कैसे सकता है? ये तो कोई पॉलिटिकल ब्लंडर हो जाए तो ही हम इस ग्रोथ पाथ को रोक सकते हैं, वरना तो वी आर पॉइज्ड फॉर फिनोमिनल ग्रोथ एंड वेरी गुड रिटर्न्स इन द मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब बस निवेश करते रहना है। जी। हम में से ज्यादातर लोग सर हमेशा बॉटम ढूंढने की कोशिश कर हाँ, रहे होते हैं। हमें लगता है अरे मार्केट तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है, हम तो चूक गए, हमसे तो जी। गलती हो गई। लेकिन यहाँ फोमो वाली बात एक और है, गोल्ड और सिल्वर में भी लोगों ने पीक पे निवेश किया हुआ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ईटीएफ में, क्योंकि जनवरी में जब बिल्कुल पीक पे था, उसी महीने डेटा आया था कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा निवेश हुआ है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, और वो पीक का टाइम था। तब से अभी तक हमने देखा है बेड़ा गर्क हो गया है गोल्ड सिल्वर मार्केट का। तो उधर ईटीएफ में जिसने पीक पे पैसा लगाया गोल्ड सिल्वर में, वो क्या करें? जब एक आप थाली में खाना खाते हैं तो 2 सब्जी, 2 दाल, सैलड, अचार, रोटी, राइस ऐसे खाते हैं, राइट? और आपका एंड फोकस क्या होता है कि मुझे मतलब मेरी भूख मिट जाए और मैं बोलूँ एंड में मज़ा आ गया खाना खा के, राइट? तो हमें ओवरऑल एग्रीगेट पोर्टफोलियो का रिटर्न देख के वो मज़ा लेना है। उस थाली में एक एक चीज़ पे ध्यान दे के मज़ा नहीं लेना है। ऑफ कोर्स आपने सब एंजॉय किया, लेकिन कलेक्टिवली आपकी भूख मिटी और एक आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला कि खाने का टेस्ट अच्छा था, राइट? तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड, सिल्वर, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, फिक्स्ड इनकम, डेट फंड, आर्बिट्राज, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, सब कुछ है आपकी थाली में। तो आप उस एग्रीगेट रिटर्न पे फोकस कीजिए। आप किसी एक इंडिविजुअल एसेट क्लास के टाइमिंग को मत देखिए। जैसे कि मैंने 52 वीक हाई वाले इन्वेस्टर का एग्जांपल दिया, राइट? तो आप प्लीज ट्रेडिंग माइंडसेट से बाहर निकलिए, इन्वेस्टिंग माइंडसेट से मार्केट में जाइए। और इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है? सेफ्टी ऑफ कैपिटल और कंपाउंडिंग, राइट? एंड गेटिंग ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, जो कि अभी चल रहा है, एंड गेटिंग फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जो दिसंबर और जनवरी के बिगनिंग में फेज था, राइट? तो आप देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखिए, आप आई एम श्योर आप बहुत पैसा बनाएंगे। और ट्रेडिंग माइंडसेट को आप ड्रॉप कर देंगे ना, तो आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो आप कभी ये छोटे मोटे उछाल को, करेक्शन को रिग्रेट नहीं करेंगे। वो आपके लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा कि चलो अरे हमको डिस्काउंट मिल गया, लेट्स पुट मोर मनी इन इट, लेट्स बाय मोर। और वो एसेट एलोकेशन के एल्गोरिदम को इंटैक्ट। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी मैं कुछ बिगनर्स के लिए भी आपसे लेना चाहती हूँ। हर महीने हम देखते हैं कुछ यंग इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, और अभी की सिचुएशन तो ऐसी है सर कि वो किसी से भी बात कर रहे होंगे तो उनको डर ही लग रहा होगा। तो वो लोग जो नए नए हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? इसका आंसर वही है, पर बड़ा बोरिंग सा आंसर है कि फाइनेंशियल गोल में सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, उस पैसे को मार्केट में ना लगाएं। वो पैसा आपको जॉब लॉस कंटिजेंसी में काम आ सकता है, मेडिकल कंटिजेंसी में काम आ सकता है, फैमिली कंटिजेंसी में काम आ सकता है। उससे रिस्क ना लें। अपना इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बनाएं, तो आपके जो पैसे उसके बाद बच रहे हैं उससे एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लें, एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लें। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा लगाएं। कोई गोल आपका 1 साल 2 साल दूर है, उसको उस पैसे को भी मार्केट में ना लगाएं। शादी का गोल है, गाड़ी का गोल है, फ़ोन खरीदने का गोल है, लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का गोल है। तो ये 3-4 स्टेजेस जो कि बिगिनर है, एक बिगिनिंग करियर वाला प्रोफेशनल है, वो ये 3-4 स्टेजेस को पार करके ही मार्केट में आए, उससे पहले ना आए। तो क्योंकि अगर वो पहले आएगा तो वो ट्रेडिंग माइंडसेट से आएगा, और हमें ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग माइंडसेट चाहिए, राइट? दूसरा, मैं लोगों से और आपके ऑडियंस, हमारे इस ऑडियंस को अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ अपने अच्छा काम करें, अपने टैलेंट को कहीं यूटिलाइज करें। ये लॉगिन करके सुबह सुबह खरीदने और बेचने के बिजनेस में ना जाएं, ये जुआ है। ये स्पेक्यूलेशन है, गैम्बलिंग है। इन्वेस्ट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को देखिए भी नहीं, हो सके तो साल में 2 या 3 बार देखिए। बट इन्वेस्ट कहाँ करना है वो रिसर्च करके, अच्छे लोगों से बात करके, प्रोफेशनल्स को एंगेज करके कीजिए, और ट्रेडिंग माइंडसेट से बाहर निकलिए, इन्वेस्टिंग माइंडसेट में जाइए।
आपने कहा साल में 2 या 3 बार ही पोर्टफोलियो देखिए, आई माइट बी रॉन्ग, पर मैं तो 2-3 साल में एक बार शायद ही अपना पोर्टफोलियो बहुत देखती अच्छा है, हूँ। बहुत अच्छा। इसका मतलब आप बिजी हैं, आप अपने काम में बिजी हैं ना, राइट। वही चाहिए। आप किसी और चीज़ में बिजी हैं, किस में? जिसमें आपका टैलेंट है। आप एक अच्छे स्पीकर, ओरेटर हैं, आपका इतना अच्छा करियर रहा है, आप पॉडकास्ट भी अच्छा कर रहे हैं, आपको इसी में मज़ा आ रहा है। इन्वेस्टिंग आप क्यों कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म वेल्थ वो क्रिएट पैसा करने मैं के लिए। डाल ही वहां इसलिए रही हूँ क्योंकि उस पैसे की मुझे जरूरत है नहीं। यही वो करना मुझे है, बढ़ के मिल जाएगा तो कितना भी बढ़ के मिल जाए वो मेरे लिए फायदे का सौदा यही, है, पर मुझे वो पैसा चाहिए नहीं, तो मैंने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। मैं नहीं देखती पोर्टफोलियो। बिल्कुल। और अगर वो पैसा चाहिए होगा तो आप उसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है 2 साल में, राइट। 6 महीने में, 1 साल में। हाँ। तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सबको यही करना है, इन्वेस्ट करना है और उसके बारे में भूल जाना है। बस छोटे-छोटे रिव्यूज़ करने हैं साल में या 2 साल में, और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। हाँ। डाइवर्सिफाइड, टाइम टेस्टेड, एंगेजिंग प्रोफेशनल्स के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं सर, क्योंकि मैं तो हर महीने इन्वेस्ट भी नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में रहती हूँ, जैसे जी, अभी वाला मौका है। जी, तो उस कंडीशन में जब मैं ऐप लॉग इन भी करती हूँ हाँ, तो वो पासवर्ड मैं भूल चुकी होती हूँ, जी, या मैंने कहीं पे लिखा होता है, तो क्योंकि वो आपको कुछ टाइम पीरियड में वो चेंज करते रहना होता है, तो वो उसको ले नहीं रहा होता है। जी, तो मैं जितनी बार भी लॉग इन करती हूँ बहुत लंबे पीरियड के बाद, तो ठीक, मुझे रीसेट ही करना पड़ता है पासवर्ड। ठीक। ये मेरा हमेशा का काम है। काफ़ी लोगों का ये है, मेरा भी यही हाँ। है। तो इट्स गुड स्ट्रैटेजी, सर की तरफ से तो मुहर लग ही चुकी है हाँ, इस बस इसमें स्ट्रैटेजी एक पे। छोटा-सा, अगर आप ओपन हो तो सजेशन देना हाँ हाँ चाहता हूँ। प्लीज सर। देखिए, जो आप कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ना, मैं मौके की तलाश में रहती हूँ, हाँ वो हो गया हंटिंग, और हाँ। हमें फार्मिंग करनी है। मैं सिप वाली नहीं हूँ ना सर, मैं आपको मालूम ही है, हमारी जी, बात हो चुकी है, मैं सिप वाली नहीं हूँ, कोई हो बात सकता नहीं, है मैं। बट आप सिप ना कीजिए। हम्म। पर अगर आपने हंटिंग की, मतलब आपके पास उस वक़्त इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा है, हाँ राइट? तो उसको इन्वेस्ट करके आप सिप के बजाय एसटीपी कर दीजिए। मतलब हर हफ्ते फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में जाता रहेगा, हाँ। और वो सिस्टम चलता रहेगा। वो एक फॉर्मूला है, एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है जो वो चलता रहेगा, और वो कॉस्ट एवरेजिंग करता रहेगा। वो भी फार्मिंग है, हंटिंग नहीं है। राइट। अब मुझे आप ये बताएं, मेरे पास पैसे हैं नहीं आपको देने के लिए, जी, लेकिन आप ये मान लें कि मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, जी, और वो मुझे निवेश ही करना है। जी, मतलब मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, टर्म इंश्योरेंस भी है, जी, मैंने कुछ गवर्नमेंट स्कीम में भी पैसे डाल रखे। अब ये 1 लाख रुपए मुझे मार्केट में ही निवेश करना है। बिल्कुल। ये 1 लाख रुपए मैंने अमित कुकरेजा सर को दिए, जी। अब वो इसको किस ढंग से निवेश करेंगे? सो 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने वो सारे एजम्पशंस कवर किए हुए हैं, तो 10,000 रुपये गोल्ड ईटीएफ में लगाएंगे, 5,000 रुपये सिल्वर ईटीएफ में लगाएंगे, 35%, मतलब 35,000 रुपये मैं इंडेक्स फंड में लगाऊंगा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। और मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी लगा सकता हूँ, तो मैं आधा आधा कर सकता हूँ। तो मैं 17,500 निफ्टी 50 में और 17,500 निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगाऊंगा। अब आता है रिमेनिंग 50,000। इस 50,000 में मेरे को ना अच्छा रिटर्न चाहिए, जो निफ्टी 50 से बेहतर है। उसमें मैं 25,000 रुपये फ्लेक्सी कैप फंड में लगाऊंगा और 25,000 रुपये मिड कैप फंड में लगाऊंगा। क्योंकि मेरा होराइजन 8 से 10 साल से ज़्यादा है, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो निफ्टी का ग्रोथ है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मैंने फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में भी लगाया। और जो निफ्टी का फॉल होगा, वो गोल्ड एंड सिल्वर मेरे उस फॉल को कुशन करेगा। तो मेरा पोर्टफोलियो हेज भी होगा और एक अल्फ़ा अच्छा जनरेट करने का कैपेसिटी भी रखेगा। और मेरे लिए, क्योंकि होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो वेल्थ एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे फेवर में चलेंगे। अब मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन समय मेरे पास कम है। मेरे पास 3 साल के लिए मुझे निवेश करना है, और 1 लाख मैंने आपको दिए। अब 3 साल के लिए आप कैसे निवेश ये करेंगे? पैसा इक्विटी फंड में बिल्कुल नहीं जाएगा, अच्छा। क्योंकि आपको जो हमने अभी स्टोरी बताई पिछले 2-3 साल की, जो वॉलेटिलिटी है, हो सकता है आप कुछ ना कमाएं, हो सकता है आप कुछ गंवा बैठे। तो ये 3 साल तक के गोल के लिए ये पैसा मार्केट इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस है तो आप टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज फंड में लगा सकते हैं, डेट फंड में लगा सकते हैं, और वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए, लेकिन इक्विटी फंड्स में नहीं। ये मुझे थोड़ा टैक्स के हिसाब से आप डिफरेंस समझाइए ना, क्यों आर्बिट्राज, क्यों एफडी, जी, और क्यों डेट फंड? जी। देखिए, एफडी में जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल हो जाता है आपके इनकम टैक्स स्लैब पे, और वो हर साल एक्रू होता है प्रो रेटेड। उस साल जितना इंटरेस्ट अर्न हुआ आपको टैक्स पे करना है।
डेट फंड में क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी डेफर हो जाती है। आप तब तक टैक्स नहीं ओ करते गवर्नमेंट को, तब तक आप टैक्स लायबिल नहीं हैं जब तक आपने वो प्रॉफिट बुक ना किया हो। और जब आप वो प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट, उस वक्त आपकी जो भी कैपिटल गेन है वो इनकम टैक्स स्लैब पे टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको तब तक 1 साल ही देना होगा जिस साल में आप बेचेंगे। अगर आप, हाँ, तो अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और आपने बोला कि मेरे पास 3 साल का गोल है, तीसरे साल आपने बेचा, तो तीसरे साल जो प्रॉफिट कमाया उस पे आपका इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। लेकिन एफडी में आप हर साल टैक्स देंगे, तो आपका टैक्स, इसको बोलते हैं टैक्स डेफरमेंट, टैक्स डिफर हो गया, आपने कोई सरकार को टैक्स लायबिलिटी नहीं उठाई। तीसरा होता है आर्बिट्राज फंड, जिसमें इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। अगर वो 365 डेज से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो आपका टैक्स होगा 12.5% ऑन दी कैपिटल गेन। और अगर आपका होल्डिंग पीरियड 365 डेज से कम है तो आपका टैक्स लायबिलिटी होगा 20% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एटलीस्ट इनकम टैक्स स्लैब से तो बेहतर हुआ ना। हाँ, इनकम टैक्स स्लैब अगर आप 15 लाख की इनकम है तो फिर आपका इनकम टैक्स स्लैब भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे अर्नर हैं और आपकी इनकम 40-50 लाख है, 1 करोड़ है, तो आपका ये जो इनकम टैक्स स्लैब है ये भी बड़ा हाई हो जाता है। तो उन लोगों के लिए एफडी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, डेट फंड या आर्बिट्राज फंड एक बेहतर ऑप्शन है। और ये क्या उतना ही आसान है जितना एफडी? ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिन्होंने आज तक कभी निवेश ही नहीं किया है, वो एफडी में ही पैसा रखते हैं, बैंक में पैसा पड़ा पड़ा उनको सबसे अच्छा दिख भी रहा होता है सामने और लगता है कि नहीं नहीं ये तो सेफ है। उनको एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा। हाँ। और उनको ये समझना होगा कि ये पैसा डायरेक्ट प्लान में लगाएं कि रेगुलर प्लान में। मैं डायरेक्ट प्लान रेकमेंड करता हूँ क्योंकि उसमें कमीशंस नहीं होते हैं तो रिटर्न्स अच्छे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करें और किसी थर्ड पार्टी रेटिंग वेबसाइट से अच्छे से 2-3 आर्बिट्राज फंड चूज़ कर लें या डेट फंड चूज़ कर लें और उनमें पैसा लगा दें डायरेक्ट प्लान में। मैं एक बहुत रियलिस्टिक व्यू आपसे चाहती हूँ कि अगले 1 साल में मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये इसलिए भी क्योंकि जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए कोई तो कह देता है कि जी गोल्ड तो $10,000 चला जाएगा, सिल्वर के लिए भी ऐसे ही कोई उड़ता उड़ता सा कोई हमें व्यू मिल जाता है। सेम विद निफ्टी, सेम विद सेंसेक्स, कोई कुछ भी बता रहा है। मैं एक रियलिस्टिक व्यू अगर आपसे समझना चाहूँ, मार्केट अगले 1 साल में कहाँ पहुंचेगा? कितना आसान सवाल है। इसका जो जवाब है उसमें 4 सवाल हैं। आप मुझे अगर उन सवालों के जवाब दे देंगे तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 महीने के बाद ऑयल का रेट क्या होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वॉर सिचुएशन में फाइनली कौन सा सिनेरियो वर्कआउट होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टैरिफ में क्या कोई चेंज आ सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप चाइना से, ईरान से, यूएस से, यूरोप से कैसी रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रुपये और डॉलर की रिलेशनशिप कैसी रहेगी। हाँ। कितने सारे मैक्रो फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये मार्केट चलता है। कोई भी अगर आपको कोई भी इंडिकेटिव व्यू मार्केट का दे, उसको बिलीव नहीं करना है क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स हैं। हमें सिर्फ इस बात पे बिलीव करना है कि हम कितने रेजिलेंट हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं और हमारे पास क्या अभी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है या नहीं। सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाया, बट मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ जो रिटर्न्स गारंटी करे, जो मार्केट का फोरकास्ट दे, उन लोगों से दूर रहें। पर हम एक मिनिमम तो समझ के चलते हैं। अब देखिए एकदम से भूकंप आ गया तो सर हम 24th फ्लोर पे इस समय बैठे हुए हैं। ये बिल्डिंग का भी क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इस वजह से तो कोई हाई राइज बिल्डिंग में रहना छोड़ नहीं देता। भूकंप आएगा तो फिर तो पूरा शहर तबाह होगा और बर्बाद होगा, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हम एक मिनिमम, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनको 30% रिटर्न मिले, बहुत से लोग चाहते हैं 15% से कम तो हो भी ना। पर आप जैसे एक्सपर्ट हमेशा ये समझाते हैं कि बेटा 15% भी भूल जाओ, 12% तक का ही सोच के चलो। तो अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है उस कंडीशन में मार्केट कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? तो मैंने फिर फंसा दिया। मैं फिर भी नहीं फंसूंगा। ट्रेंड एनालिसिस करनी है हर इन्वेस्टर को। स्मॉल कैप ने पिछले 10 साल में क्या एवरेज रिटर्न दिया है, मिड कैप ने पिछले 10 साल में क्या एवरेज रिटर्न दिया है। 10 साल का विंडो क्यों? क्योंकि 10 साल में काफ़ी मार्केट में उतार चढ़ाव आ चुका है
और आपके इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपके पास डेटा तो है ना, उस डेटा पे आधारित आप अपने डिसीजन ले सकते हैं कि एवरेज मिड कैप में रिटर्न ये रहा है, स्मॉल कैप में ये रहा है, लार्ज कैप में ये रहा है, और मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड के लिए ये रिटर्न एज्यूम करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैं मार्केट को टाइम नहीं करूँगा, लेकिन मैं मार्केट में इन्वेस्टेड रहूँगा। ये सिंपल प्रिंसिपल्स के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आपने जैसे ही बोला 1 साल में, मतलब आपका ये ट्रेडिंग माइंडसेट बोल रहा है, ये जो आपको उत्सुकता हो रही है ना कि 1 साल में कहाँ जाएगा, मतलब आप ट्रेड करना चाहते हैं कि मैं कब घुसूं और मैं कब एग्जिट करूं, राइट। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाले होंगे ना, तो आप बोलेंगे एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम, क्योंकि हमने डेटा दिया है 52 वीक हाई इन्वेस्टर एवरी ईयर फॉर 35 ईयर्स हैज़ मेड 5 करोड़, मिनिमम 3 करोड़। तो उस डेटा के बेसिस पे आप आगे बढ़िए और कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाइए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। डर लगे तो मत कीजिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन एग्जिट ना करें, कॉस्ट एवरेजिंग करें, कर सकते हैं तो, और होल्ड करें, कर सकते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन से कोई भी बात निकलवाना बड़ा मुश्किल रहता है, वैसे ही अमित सर से भी अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बड़ा ऐसे अच्छा सा प्रॉमिसिंग सा कुछ ऐसा मिल जाए ना, तो वो बड़ा मुश्किल रहता है। बट मैं इस चीज़ से हमेशा हैप्पी रहती हूँ कि कोई फंसेगा तो नहीं आपकी बात सुन के, कम से कम ये गारंटीड है। अब मुझे पर एक चीज़ भी एक और चीज़ गारंटीड है शालिनी, हाँ। कि इस तरह के कंटेंट और इस तरह के वीडियोस को एक इन्वेस्टर ही समझ पाएगा, एक ट्रेडर नहीं समझ पाएगा। Right. और एक इन्वेस्टर ही है जो हमारे कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने में एक अच्छी भूमिका निभाता है, एक ट्रेडर नहीं निभाता। ट्रेडर तो अपना सोच रहा है और एग्जिट मारेगा, लेकिन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोच रहा है। ऑफ कोर्स उनकी वेल्थ बनेगी तो देश की भी वेल्थ बनेगी। बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि पढ़े लिखे लर्नड लोग हमारे पॉडकास्ट को देखें और इनपुट्स दें और फीडबैक दें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। तो फीडबैक का इंतजार रहेगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। अब सर मुझे आप थोड़ा ये गोल्ड और अब सर मुझे आप थोड़ा ये रुपये और डॉलर का जो रिलेशनशिप है, अगर आप वो थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि आरबीआई कर क्या रहा है हमारा, लोग कह रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है हमारी, ये तो अब तक का सबसे बुरा दौर रुपए ने देख लिया है। फिर दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी समझा रहे हैं कि भाई मोदी सरकार होती नहीं होती, कोई भी सरकार होती तो फिर स्थिति तो यही रहती, क्योंकि ऑयल प्राइस हाइक हो रहा है। आप मुझे बेटर समझा पाएंगे कि क्या वाकई रुपया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है? क्या इसको रोका जा सकता था? क्या हमारी नीतियों में कोई कमी रह गई है? क्या आरबीआई ढंग का कदम नहीं उठा पा रहा है? ये क्यों है, कैसे? और अगर आप थोड़ा मुझे डेटा के साथ भी समझा पाए। तो I don't mind repeating myself. I think I believe RBI एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इस क्राइसिस को टैकल करने में भी उन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। खाली आप जो भी क्रिटिक्स हैं वो खाली इस नंबर को देख रहे हैं कि 86 रुपये था, अब 94 हो गया। वो इस इकोनॉमिक्स को नहीं समझ रहे हैं कि हमें जितने भी ट्रेड्स करने होते हैं वो या तो गोल्ड में करने होते हैं या यूएस डॉलर टर्म्स में करने होते हैं, और हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तभी हमें बिल भरने होते हैं यूएस डॉलर वाले। और जब भी हम यूएस डॉलर बिल भरेंगे मतलब हम डॉलर खरीदेंगे, और हम डॉलर खरीदेंगे तो रुपये वीक हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम है, ये इकोनॉमिक्स है। तो जो भी क्रिटिक्स ये देख के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ें, थोड़ा डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन पढ़ें, और थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को अच्छे माइंडसेट से समझें कि कैसे लीडरशिप ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। जो मेजर फॉल हुआ है वो क्राइसिस की वजह से हुआ। ये वॉर सिचुएशन में जब भी हमको ऑयल शॉक मिला है, हमारे ऑयल के बिल्स बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस ऑयल प्राइस को पास ऑन नहीं किया है, क्योंकि वो बिल्स बढ़े हैं तो हमारा रुपये वीक हुआ है, हमें डॉलर ज़्यादा खरीदने पड़े हैं उन बिल्स को पे करने के लिए। तो ये ऑयल शॉक की वजह से पिछले 1-2 साल में जो हमें आई थिंक 1 साल में 9% का फॉल फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। जब तक हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से बढ़ नहीं जाते तब तक हमारे पास सरप्लस डॉलर नहीं रहेगा। यानी कि मैं जो बेच रहा हूँ उसकी कमाई डॉलर में आ रही है, और जो मैं खरीद रहा हूँ उसके बिल डॉलर में जा रहे हैं, और मेरा नेट जो बिल है वो सरप्लस है, मतलब मैंने बेचा ज़्यादा खरीदा कम। जब तक ये सरप्लस नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। और उस सरप्लस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि हम जितना
आत्मनिर्भर रहें, अपने गुड्स अपने प्रोडक्ट्स खरीदें, खुद ही बनाएं, इंपोर्ट बिल्स ना करें। तो ये इन चीज़ों को बदलने में समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत स्मार्टली और बहुत वाइजली सिचुएशन को टैकल किया। मैं चाह रही थी इसमें आप मुझे ग्राफ थोड़ा बताते जो तो हमारा ये जो ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है, इस ग्राफ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2025 में डॉलर 86 रुपीस टच कर गया था, जो नीचे गिर के 84 रुपीस तक भी आया था। और उसके बाद एंड ऑफ मार्च में ये डॉलर 94 रुपीस तक चला गया। मतलब अगर आप 10 रुपये या 8 रुपये देखें 86 में, मतलब 9 to 10% का आपका रुपया फॉल हो गया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था ऑयल इंपोर्ट का बिल जो हमको भरना पड़ा। तो ये उन लोगों के लिए मैटर करता है जिन लोगों के गोल्स इंटरनेशनल हैं, जैसे कि बच्चे को बाहर भेजना है, एजुकेशन गोल है, जैसे कि आपको ट्रैवल करना है, हर साल आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वो उसमें मैटर करता है, या आप रिटायरमेंट फेज़ में बाहर रहना चाहते हैं, उनके लिए मैटर करता है। जहाँ पे आपके बिल्स डॉलर में या यूरो में या उस इंटरनेशनल करेंसी में आ सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग है आईएनआर के अगेंस्ट, उसके लिए पोर्टफोलियो का यूएस डॉलर वैल्यू बहुत मैटर करता है। और उन लोगों के लिए शायद ग्लोबल इन्वेस्टिंग का पीरियड शुरू हो चुका है, उनको ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहिए। बेस करेंसी यूएस डॉलर रख के उनको इन्वेस्टमेंट्स करके वहाँ पे रिटर्न्स अच्छे करना चाहिए। तो ये क्या होता है, ग्लोबल पोर्टफोलियो जो यूएस डॉलर में होगा वो एक इंश्योरेंस होगा कि रुपी कितना भी गिरता जाए, उस वक्त आप डॉलर नहीं खरीद रहे क्योंकि आपने डॉलर में पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो वो डॉलर डिनोमिनेटेड पोर्टफोलियो आपको इस फॉल से प्रोटेक्ट करेगा। अमित सर, हमने वैसे तो डिटेल में सारी चीज़ें समझ ली हैं, इनफैक्ट फंड्स का नाम भी आपने मुझे बताया, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको सेक्टर कौन सा लग रहा है जो बीट कर सकता है बाकी सेक्टर्स को, या जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्या है? तो इसके लिए भी मैं जो डीएसपी नेत्रा रिपोर्ट है उसका एक स्लाइड ओपन करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन इस समय अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, जैसा कि रिसर्च रिपोर्ट बता रही है, आपका चल रहा है आईटी में, क्योंकि आईटी में एक एआई वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है। तो आईटी में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आ गया है, एफएमसीजी में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आ गया है, ऑयल एंड गैस तो महंगा चल रहा है, ऑटो में बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आ गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज में जो ये लीडिंग बैंक्स हैं, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन बैंक्स में भी, कोटक, इनमें भी एक अच्छा रीजनेबल एंट्री पॉइंट आ गया है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, और यही वो सेक्टर्स हैं शालिनी जिन्होंने बेहतरीन आरओई दिया है कंसेक्यूटिवली। इन कंपनीज़ में प्रेशर मार्जिन पे है, लेकिन जो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन है उनका पोटेंशियल भी बहुत हाई है। बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो बड़े साइक्लिकल हैं, वो बड़े सेंसिटिव सेक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑयल। अगर इन सेक्टर्स में कोई लोगों को पैसा लगाना है और उनके पास इन सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है और इन कंपनीज़ को वो असेस कर सकते हैं रेगुलरली, तो वो इन सेक्टर्स की कंपनीज़ को चूज़ करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जितनी भी स्ट्रैटेजी हमें आज सीखनी थी, मौजूदा वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, डर को देखते हुए, वो तो हमने सीख ली है। अब जाते जाते, क्योंकि सर देखिए ये तो अप्रैल का मंथ चल रहा है और लोगों को बोनस भी इसी समय मिलता है जी। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि लोगों के हाथ में अच्छा खासा पैसा आने वाला है बोनस का। अब उसमें से कुछ तो लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग और घूमने फिरने का भी प्लान बनाया होगा, क्योंकि फिर तुरंत ही समर वेकेशन भी आ जाता है। तो वो पैसा हटाने के बाद भी अगर लोगों के पास कुछ लमसम बचा हुआ है तो मैं समझूंगी उस लमसम पैसे को क्या वैसे ही निवेश करना ठीक है, या वहां पर भी एसआईपी ज्यादा फायदेमंद है, लमसम या सिप, दोनों में बेहतर क्या? देखिए, लमसम को मैं एसटीपी में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे सिप होता है, सिप में आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटता है, एसटीपी में आपका पैसा डेट फंड से कटता है और इक्विटी फंड में चला जाता है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग करनी है, चाहे वो एसआईपी हो चाहे वो एसटीपी हो, सिंपल। और अगर आप किसी अच्छे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, तो आप एसटीपी के जरिए ही पैसे को इन्वेस्ट करें। और अगले 3 महीने में आपको बोनस आ गया है और आपको अब इन्वेस्ट करना है, तो आप अप्रैल, मई और जून का एसटीपी कैलेंडर डाल दीजिए और वो सिस्टमैटिकली हर वीक इन्वेस्ट करता रहेगा। क्योंकि अभी भी वॉलेटिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, हमें पता नहीं वो 3 पॉसिबल आउटकम में से कौन सा मैनिफेस्ट करेगा,
बट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो मार्केट में डर का माहौल है, वो ग्राफ से आपने मुझे समझा दिया। डर का माहौल मेरे व्यूअर के मन में भी जरूर होगा, लेकिन वो डर कैसे हटाते हुए कैसे निवेश करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये पूरी क्लास आज की मेरे लिए तो बड़ी मजेदार थी सर। मेरे व्यूअर बताएंगे कि उनको कितना मजा आया, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सर, क्या आपकी इजाजत से मैं एक चीज और बोल दूं, अगर कोई अपने पोर्टफोलियो को लेके भी आपसे कुछ राय लेना चाहे तो अगले पॉडकास्ट में क्या हम एक दो मेरे व्यूअर के सवाल डिस्कस आपसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ। मुझे रेगुलेटर साफ बोलता है कि आप जिनको भी एडवाइस दें उनकी पूरी परिस्थिति को समझ के एडवाइस दें। तो अगर वो अपनी सिचुएशन को क्लियरली हमसे शेयर करेंगे, हाँ। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ व्यूअर्स को कवर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली डन, ठीक है। तो ये मौका हाथ से जाने न दे, ऐसे बोल के जो कहते हैं ना, तो मैं वो बोल दूं अपने व्यूवर से। आप अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर किसी बात को लेके, पोर्टफोलियो को लेके, किसी फंड को लेके अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो अगले पॉडकास्ट में सर के साथ हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समझाया और डर से बाहर निकालने में मदद की। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू।